फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन। जनवरी 2023 की क्रोनोलॉजी को हम पढ़ रहे थे और इस सीरीज़ का ये 5th वीडियो है। फर्स्ट वीडियो में मासिक घटनाओं का सार संग्रह पढ़ा है, अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य सेकंड वीडियो में पढ़ा, थर्ड के अंदर हमने अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य को पढ़ा और जो हमारा लास्ट लेटेस्ट वीडियो था उसमें हमने अंतरिक्ष और रक्षा प्रौद्योगिकी को पढ़ लिया। तो हम सेक्शन वाइज वीडियो बनाते हैं ताकि आपको जो सेक्शन पहले पढ़ना हो आप उसको ईजिली जो है इसके अंदर स्किम कर सके। तो आज का जो वीडियो होगा वो आर्थिक परिदृश्य के ऊपर है, यानी इकोनॉमिक न्यूज़ के ऊपर है और आप इसको ज़रा भी ऐसे अंडर एस्टिमेट ना करें क्योंकि इसमें से भी क्वेश्चंस जो है वो एग्जाम्स में आते हैं। स्पेशली अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आरएस के देखेंगे तो लिस्ट से रिलेटेड, पर्सन इन न्यूज़ से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो पूछ लिए जाते हैं। तो इसीलिए पूरी मैगजीन को आपको एक बार तो ज़रूर से गो थ्रू करना ही चाहिए और फिर अगर आपका टाइम लिमिटेड है तो आप जो है सेक्शन वाइज भी स्किम कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे वीडियो को। जो सबसे पहला हमारे न्यूज़ आर्टिकल है वो हुरून ग्लोबल 500 की लिस्ट को लेकर के है। अब देखिए, ये जो हुरून ग्लोबल की लिस्ट है इसको जारी करता है हुरून रिसर्च इंस्टीट्यूट और इसके अंदर जो 500 सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल कंपनीज़ हैं और किस देश की हैं और सबसे ज़्यादा वैल्यूएशन किस कंपनी का है उसको इसके अंदर जो है लिस्ट किया जाता है। तो हिंदी में अगर मैं इसको बोलूँ तो ये 500 सबसे मूल्यवान गैर राज्य नियंत्रित जो कंपनियाँ होती हैं उसको जो है ये इसके अंदर लिस्ट करता है। तो देखिए, इसके अंदर सबसे ज़्यादा जो कंपनियां हैं वो यूएसए की हैं। 260 कंपनियां हैं जो इसके अंदर लिस्ट की गई हैं और इसी के साथ यूएसए जो है इस पूरी रैंकिंग में टॉप के ऊपर है। और अगर कंपनी की बात की जाए तो यूएसए की एप्पल जो है वो इसके अंदर टॉप वैल्यूएशन में शामिल होती है। 2366 बिलियन डॉलर्स जो है वो इसका पूरा वैल्यूएशन है, ओवरऑल वैल्यूएशन है इस कंपनी का, इसलिए टॉप पे है। फिर उसके अलावा माइक्रोसॉफ्ट है, अल्फ़ाबेट है, अमेजन है और टेस्ला जो है वो टॉप 5 के ऊपर जो है इनका कब्जा है। उसके अलावा अगर आप देखें तो 35 कंपनियों के साथ में चाइना का स्थान जो है इस पूरी लिस्ट के अंदर सेकंड नंबर पे है। और अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया का स्थान 5th नंबर पे और इंडिया की 20 कंपनियां जो है वो एक हाई वैल्यूएशन के अंदर शामिल की जाती हैं। और अगर टॉप 100 की मैं बात करूँ तो टॉप 100 में तो हमारी दो ही कंपनियां हैं। एक तो मुकेश अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्रीज़ जिसको 34वां स्थान मिला है और दूसरी है अपने टाटा कंसल्टेंसी जिसको कि 65th पोजीशन जो है वो मिली है। तो वैल्यूएशन के अंदर टॉप जो 100 है उसके अंदर हमारी दो कंपनीज़ है, एक तो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ और दूसरी है टाटा कंसल्टेंसी। और ओवरऑल हमारे इंडिया का जो स्थान है इस पूरी हुरून ग्लोबल 500 की सूची में वो है 5th पोजीशन। इससे पहले हम 9th पोजीशन पे थे, यानी कि अभी हमारी पोजीशन जो है वो उसमें सुधार हुआ है। फिर देखिए, भारत का पहला ग्रीन स्टील ब्रांड जो है उसको लॉन्च किया गया है। उस स्टील ब्रांड का नाम आप याद रखिएगा, उसका नाम है कल्याणी फेरेस्टा। कल्याणी फेरेस्टा इस ब्रांड का नेम है। और दूसरी बात यह है कि ये जो है ग्रीन स्टील है। ग्रीन स्टील का मतलब क्या है? स्टील बनाने के लिए इसमें कार्बन उत्सर्जन नहीं किया गया है, कार्बन न्यूट्रल जो है उसको फॉलो किया गया है। कार्बन का उत्सर्जन इसमें कम है। कार्बन उत्सर्जन कब होता है? जब आप स्टील को बनाने के लिए या किसी भी चीज़ को बनाने के लिए फर्नेंस के अंदर फॉसिल फ्यूल्स का यूज़ करते हैं, कोयले का या इनका यूज़ करते हैं। लेकिन यहाँ पे कोयले का यूज़ नहीं किया गया है। यहाँ पर कम कार्बन ऊर्जा स्रोत जो होते हैं जैसे कि हाइड्रोजन है, कोयला गैसीकरण की प्रक्रिया है, बिजली है, इनका उपयोग करके जो है ये स्टील बनाया गया है। तो ये पहला हमारा जो है ग्रीन स्टील ब्रांड है। इसका नाम याद रखिएगा, कल्याणी फेरेस्टा जो है इसका नाम है। अब देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो आपकी आरबीआई से रिलेटेड है कि आरबीआई ने जो रेपो रेट है उसमें 0.35% की जो है वो वृद्धि की है। तो अब वृद्धि क्यों की है ये मुद्दा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बशर्ते इसके कि कितनी वृद्धि हुई है। तो देखिए, जब इन्फ्लेशन बढ़ता है यानी कि अगर डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई कम है तो चीज़ें जो होती हैं वो महंगी हो जाती हैं, इन्फ्लेशन बढ़ जाता है, मुद्रास्फीति बढ़ जाती है। और मुद्रास्फीति जब बढ़ती है यानी कि लोगों के हाथ में पैसा ज़्यादा है तो उस पैसे को स्क्वीज़ आउट करने के लिए आरबीआई जो है वो अपनी पॉलिसी रेट्स को बढ़ा देता है। ठीक है। अब इसका सीधा सा मतलब ये है कि अगर मान लीजिए कि पॉलिसी रेट बढ़ गया है, जैसे रेपो रेट 0.35% की इसमें वृद्धि हुई है तो लोन और ज़्यादा महंगे हो जाएंगे। लोन महंगे होंगे तो लोगों के हाथ में पैसा कम जाएगा, बैंक से जो है लोन कम लेंगे लोग और पैसा कम लोगों के हाथ में रहेगा, लिक्विडिटी कम रहेगी तो ऑटोमेटिकली जो है इन्फ्लेशन पे कंट्रोल पाया जा सकता है। एक प्रकार का एक टूल है कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है तो जो पॉलिसी रेट्स है उनको इंक्रीज़ कर दिया जाता है ताकि लिक्विडिटी को मार्केट से कम किया जा सके। तो ये तो मेन इसके पीछे कंसेप्ट था। अब आप इसमें देख लीजिए कि भाई रेपो रेट जो होती है वो रेट होती है जिस पर जो कमर्शियल बैंक्स होते हैं वो आरबीआई से पैसा उधार लेते हैं शॉर्ट टर्म के लिए। तो ये इसकी डेफिनेशन है जो आपने इकोनॉमी में पढ़ी भी होगी। अब जो देखिए इसमें जो काफ़ी सारे रेट्स जो है जैसे 0.35% की वृद्धि की गई है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए। तो अब ये जो रेट है वो 6.25% जो है वो हमारी रेपो रेट हो गई है। अब इसके बेसिस पर जो है वो बैंकों की जो
ब्याज दरें हैं वो निर्धारित होंगी। तो अब देखिए कि ये जो रेपो रेट होती है ये मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के द्वारा जो है वो निर्धारित की जाती है। पहले सिर्फ आरबीआई के गवर्नर इसको निर्धारित करते थे, लेकिन इसको अब जो है एक मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के द्वारा निर्धारित किया जाता है, जिसके के अंदर सरकार के और आरबीआई के दोनों मेंबर्स जो है वो सम्मिलित रहते हैं। तो महंगाई को कंट्रोल करने के लिए जो है इसको बनाया गया है मॉनेटरी पॉलिसी को। तो ये इसके अंदर था। और ये जो अगर आप बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं तभी आपको जो है ये रेट्स के बारे में थोड़ा याद रखना चाहिए। बाकी मुझे नहीं लगता कि रेट्स आपके लिए इतने इंपॉर्टेंट है। एक चीज़ ये और देख लीजिए कि आरबीआई ने जो है इस वित्त वर्ष के लिए 2023 के लिए महंगाई दर 6.7% जो है वो टारगेट की है, अनुमान लगाया है। और जीडीपी ग्रोथ जो है वो 6.8% रहने का अनुमान जो है वो लगाया है। अगर मैं वर्ल्ड बैंक की बात करूँ तो वर्ल्ड बैंक ने जो है अपना अनुमान 6.9% लगाया है कि भाई इस बार जो वृद्धि दर है वो 6.9% रहने की जो है वो उम्मीद है। और उसके अलावा रेटिंग एजेंसी, जैसे यहाँ पर देखिए ये यहीं पर लिखा हुआ है, मैंने भी यहीं से पढ़ा था, इसको देखिए। जो वर्ल्ड बैंक है उसने कहा कि भाई जो भारत की जीडीपी है वो 6.9% रह सकती है, इस बार अपडेट किया है उसने। और अगर इसकी बात करें एशियाई विकास बैंक की बात करें तो उन्होंने 7% जो है हमारी अनुमानित जीडीपी वृद्धि दर को रखा है। अगर फिच एक रेटिंग एजेंसी और फिच की बात करें तो उसने जो है 7% जो है वो भारत की जीडीपी को जो है वो अनुमानित किया है। सो नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो नागपुर मेट्रो से रिलेटेड है। इसने विश्व का सबसे लंबा डबल डेकर वायाडक्ट बनाया है। इसके अंदर क्या होगा कि सबसे ऊपर तो है इसमें मेट्रो और बीच में है फ्लाईओवर और सबसे नीचे इसमें रोड ट्रैफिक रहेगा। मतलब आप इसको इमेजिन कर सकते हैं ये 3 ऐसे लेयर्स में होगा। जैसे कि आप चाइना वगैरह में जब ट्रैफिक वगैरह आप देखते हैं तो उस तरीके से ये फ्लाईओवर बनेगा। तो इसको गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी शामिल किया गया है और इसको नागपुर के अंदर कंस्ट्रक्ट किया गया है। इसको कंस्ट्रक्ट किया है NHAI और महाराष्ट्र मेट्रो ने मिलकर के करा है और 3.14 किलोमीटर लंबाई के साथ में विश्व का सबसे लंबे डबल डेकर वायाडक्ट के रूप में इसका निर्माण किया गया है। तो एशिया बुक और गिनीज बुक दोनों के अंदर जो है इसको शामिल किया गया है। नेक्स्ट देखिए कि नागपुर जिले के अंदर ही जो है सोने के भंडार जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा फाइंड आउट किए गए हैं। तो नागपुर जिले का जो पश्चिमी ब्लॉक है वहाँ पर सोने के भंडार मिलने की पुष्टि हुई है। और इसके अंदर जो रीजन्स आते हैं वो है आपका दायरा, परसोड़ी, किटाली, मरुपारा और भंडारा जो ज़िले हैं वहाँ पर जो भीमसेन किला पहाड़ है वहाँ तक जो है ये पता चला है कि भाई ये सोने का भंडार जो है वो फैला हुआ है। और भी जैसे इनमें बताया कि भाई इससे पहले राज्य के जो चंद्रपुर जिले के मिंजरी और बामणी में और सिंधुदुर्ग जिले में 2 जगह पर भूगर्भ में स्वर्ण भंडार का खुलासा किया गया था। तो अब ठीक है यहाँ मिल जाएगा तो थोड़ा सोना सस्ता तो होगा। और वर्ल्ड बैंक का तो हमने पढ़ ही लिया था। अब देखिए नेक्स्ट है रशिया जो है, रूस जो है भारत का सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता देश बन गया है इस वाले ईयर के अंदर। तो इससे पहले हम सबसे ज़्यादा तेल आयात कहाँ से करते थे? इराक से करते थे। तो इराक को छोड़ करके रशिया जो है तेल आयात में हमारे जो है वो सबसे ज़्यादा तेल आयात जो है वो हमें रशिया से हुआ है। तो और इसमें ज़्यादा कोई काम की बात है नहीं। फिर देखते हैं नेक्स्ट आर्टिकल है। नेक्स्ट है कि अमूल प्रदान करेगा श्रीलंका के दूध उत्पादन में तकनीकी सहायता। तो अमूल तो हमारे इंडिया का है और वो जो है विपणन जो आपको पता ही है कि अमूल के पीछे जो है तो अमूल जो है ये जो हमारे गुजरात के अंदर जो कोऑपरेटिव मिल्क के रूप में इसका जो है स्थापना की गई थी। और अभी जो है ये एक काफ़ी जो क्या कहें एक एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ में जो है अमूल अपना एक तरीके का ब्रांड है। तो अमूल जो ब्रांडिंग है उसके तहत दूध का विपणन करने वाले जो राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड है और गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन है, ये दोनों जो है श्रीलंका में दूध उत्पादन के लिए आवश्यक तकनीकी सहायता जो है वो प्रदान करेंगे। तो इससे ज़्यादा इसमें जो है कुछ ध्यान रखने की आवश्यकता नहीं। बस इतना ध्यान रखिएगा कि इसका उद्देश्य आयातित दूध पाउडर पर निर्भरता को कम करना और देश में स्थानीय दूध उत्पादन बढ़ाने के लिए लघु, मध्यम और दीर्घकालिक योजनाएं जो है वो तैयार करना। यानी कि एक तरीके से टेक्नोलॉजी हम ट्रांसफ़र करेंगे, अमूल के द्वारा जो है वो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र की जाएगी श्रीलंका को। नेक्स्ट आर्टिकल देखिए कि वर्ष 2031 तक देश में 20 नए परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो है वो चालू करने की योजना बनाई जा रही है। तो अब देखिए इसमें ऑलरेडी जहाँ पर हमारे परमाणु संयंत्र बने हुए हैं वहाँ पर अदर यूनिट्स जो है वो भी इस्टेब्लिश की जाएंगी। जैसे कि अगर यहाँ देखेंगे तो इन 20 न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में से पहला वर्ष 2023 में 700 मेगावाट का काकरापार गुजरात में चालू हो सकता है। यहाँ पर पहले से ही 3 परमाणु ऊर्जा संयंत्र की जो इकाइयाँ हैं वो स्टैब्लिश्ड हैं। उसके अलावा कलपक्कम में चालू होगा, कुंडनकुलम के अंदर तमिलनाडु के अंदर और रावतभाटा राजस्थान के अंदर जो 700 मेगावाट की 2 इकाइयाँ हैं उनको 2026 तक पूरा करना है। हरियाणा के गोरखपुर गाँव में भी जो है 2 इकाइयाँ जो है वो स्टैब्लिश करनी है। तो इस प्रकार से ऑलरेडी जहाँ पर इकाइयाँ हैं, यूनिट्स हैं, वहाँ पर और ज़्यादा जो है परमाणु ऊर्जा को बनाने के लिए 20 जो
प्लांट्स है उनको और ज़्यादा और जो है वो स्टैब्लिश किया जाएगा। अब कुछ फैक्ट्स हम जीआई टैग के बारे में पढ़ लेते हैं। आपने सुना होगा ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस। तो ये जो जीआई टैग होता है ये किसी भी भौगोलिक वस्तु को दिया जाता है ताकि उसकी वैश्विक पहचान बन सके। ठीक है, तो अभी रिसेंटली जो है असम के जो विख्यात गमोसा हैं, अब क्या होता है मुझे नहीं पता, तेलंगाना का तंदूर रेड ग्राम है, लद्दाख के रक्त से खुबानी है, महाराष्ट्र का अलीबाग सफ़ेद प्याज है, इन सबको जीआई टैग प्रदान किया गया है। और जीआई टैग जो अब तक जितनी चीज़ों को दिया गया है वो संख्या है 432। और सबसे ज़्यादा जिन राज्यों की चीज़ों को जीआई टैग मिला है वो है कर्नाटक। शीर्ष 5 राज्य जिसका कर्नाटक, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और केरल। तो इन राज्यों में सबसे ज़्यादा जीआई टैग जो है वो चीज़ों को दिया गया है। नेक्स्ट आर्टिकल देखिए। देश का सबसे बड़ा व्यावसायिक जेट टर्मिनल जो है कोच्चि के अंदर है। और देश का सबसे बड़ा व्यावसायिक जेट टर्मिनल कोच्चि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर जो है वो शुरू किया गया है। और केरला के जो मुख्यमंत्री है पिनराई विजयन, इन्होंने कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर देश के पहले चार्टर्ड गेटवे और व्यावसायिक जेट टर्मिनल का उद्घाटन भी जो है वो किया है। तो इसी के साथ कोचीन का जो हवाई अड्डा है वो निजी जेट टर्मिनल संचालित करने वाला देश का चौथा हवाई अड्डा जो है वो बन गया है। तो निजी जो जेट होंगे, प्राइवेट जेट्स जो होंगे, वो भी यहाँ पर जो है वो रुक सकते हैं, इसकी हवाई पट्टी को यूज़ कर सकते हैं। फिर कुछ शॉर्ट न्यूज़ देख लेते हैं। गोल्ड सिक्का क्या है? तो तेलंगाना की जो राजधानी हैदराबाद जो है वहाँ पर एक पहला देश का ऐसा एटीएम स्टार्ट किया गया है जहाँ पर सोने के सिक्के निकाले जा सकेंगे। ये सोने का सिक्के देने वाला पहला जो एटीएम है वो बना है। और इसके अलावा जो है गोल्ड सिक्का ने, ये जो गोल्ड एटीएम है, तो ये जो गोल्ड सिक्का है ये अपने आप में एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। तो इसने जो है अपना खुद का जो है ये एक तरीके से गोल्ड एटीएम लगाया है और वो पूरे विश्व स्तर का जो है पहला रियल टाइम गोल्ड एटीएम बताया जा रहा है। और यहाँ पर जो है गोल्ड की कीमत जो है वो भी स्क्रीन पर शो की जाएगी। फिर देखिए नेक्स्ट है अमृत भारत स्टेशन योजना। इसके अंतर्गत जो स्टेशंस होते हैं, रेलवे स्टेशंस होते हैं, उनको मॉडर्नाइज किया जाएगा, आधुनिक बनाया जाएगा। और इस योजना में दूरगामी दृष्टिकोण के साथ स्टेशनों के निरंतर विकास की परिकल्पना की गई है। नई सुविधाएं और मौजूदा जो सुविधाएं हैं उनको इसमें उन्नत किया जाएगा। इसमें 1000 से ज़्यादा जो रेलवे स्टेशन है उनका कायाकल्प करने की जो है योजना रखी गई है। फिर देखिए कर्नाटक ने जो है एक स्टार्टअप नीति जो है 2022 की अपनी जारी कर दी है। और कहते हैं कि भाई उनका उद्देश्य है कि अगले 5 साल के अंदर राज्य के व्यापार जो तंत्र है, पारिस्थितिकी तंत्र है, ट्रेड इकोसिस्टम है, उसमें 10,000 से ज़्यादा स्टार्टअप्स को जोड़ेंगे और 25,000 से ज़्यादा स्टार्टअप्स के विकास को जो है वो प्रोत्साहन देंगे। अब ये डिटेल्स हमारे लिए किसी काम की नहीं है, तो आप इस न्यूज़ को कट कर सकते हैं। फिर देखिए महिलाओं के हस्ताक्षर वाला पहला बैंक नोट। अमेरिका के इतिहास में पहली बार हुआ है कि उनके जो बैंक नोट्स हैं उनको 2 महिलाओं ने हस्ताक्षरित किया है। अब ऐसा नहीं है कि किसी को भी कह दिया कि आप लाओ साइन करो, ऑटोग्राफ दो यहाँ पे, ऐसा नहीं है। ये जो है वहाँ की जो एक तो कोषाध्यक्ष हैं उनके द्वारा और वहाँ की जो वित्त सचिव है उनके द्वारा इसको साइन किया गया है। तो जेनेट येलन जो है वो वहाँ की वित्त मंत्री हैं, उनके द्वारा साइन हुआ है। उसके अलावा मैरिलिन मार्लेबा जो है वो वहाँ की कोषाध्यक्ष है, उनके द्वारा जो है इसको साइन किया गया। तो 2 महिलाओं के द्वारा पहली बार अमेरिका का जो नोट है वो हस्ताक्षरित हुआ है। वर्ष 2035 में होगा भारत 10 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था वाला देश। तो ब्रिटेन की जो कंसल्टेंसी संस्था है आर्थिक और व्यापार अनुसंधान, सेंटर फॉर इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस रिसर्च, उसने कहा है कि उसने एक रिपोर्ट जारी की है वर्ल्ड इकोनॉमिक लीगल टेबल 2023, और उसने कहा है कि 2035 में 10 लाख करोड़ डॉलर वाली तीसरी अर्थव्यवस्था जो है वो भारत बन जाएगा। और भारत की ग्रोथ को अनस्टॉपेबल जो है वो उसने बताया है। फिर देखिए जो एनडीटीवी है उसके अंदर जो है 65% की जो हिस्सेदारी है वो जो है अडानी समूह ने खरीद ली है। तो इससे जो है अडानी जो समूह है उसका इसमें परसेंटेज ऑफ शेयर बढ़ जाएगा और परसेंटेज ऑफ शेयर बढ़ने से उसके जो भी मैनेजमेंट होता है उसके ऊपर भी उसका कंट्रोल बढ़ जाएगा। फिर देखिए कि केरला के जो मुख्यमंत्री है पिनराई विजयन, उन्होंने अलुवा के थुरुतु में स्थित एक बीज फार्म को देश का पहला कार्बन न्यूट्रल फॉर्म जो है वो घोषित किया है। तो ये भी एक फैक्ट हो सकता है। तो ये था आज का हमारा आर्थिक परिदृश्य, और जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम प्रादेशिक परिदृश्य के साथ मिलेंगे। प्रादेशिक परिदृश्य काफ़ी बड़ा है, उसमें आई थिंक 7-8 पेजेस हमको पढ़ने हैं, तो वो आई थिंक 2 वीडियोस उसमें लगेंगे। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। और आज तो मैं नहीं बना पाऊँगी, कल जो है प्रादेशिक परिदृश्य का वीडियो जो है वो अपलोड होगा। सो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।